जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। आज दृश्य में जो साइंस टेक से संबंधित जितने भी टॉपिक करंट अफेयर्स के थे उनको मैं कवर कर रहा था। ये तीसरी क्लास है। पहली क्लास 10 या 12 मिनट की थी, दूसरी क्लास 50 मिनट के आसपास, ये तीसरी क्लास है। और उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने साइंस टेक से संबंधित जो भी टॉपिक करंट अफेयर्स के थे क्वेश्चंस पूछना होगा, तो जो मैंने हाईलाइट किया है, जो मैंने चीज़ों को पढ़ाया और बताया है, क्वेश्चंस वहीं से बनेंगे। ठीक है, ये इस क्लास की शुरुआत करते हैं। जो पहला टॉपिक है वो है मैंग्रोव स्थल गुनेरी। तो गुजरात सरकार ने कच्छ जिले के लखपत तालुका स्थित गुनेरी गांव के अंतर्देशीय मैंग्रोव वन क्षेत्र को जनवरी 2025 में राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। तो ये गुजरात राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल है। इस वजह से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जो गुनेरी गांव के अंतर्देशीय मैंग्रोव वन क्षेत्र को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। यहाँ पर देखें तो दूसरा मैंने जो हाईलाइट किया है लाइन को, वो ये है कि अंतर्देशीय मैंग्रोव स्थल गुनेरी गुजरात के कच्छ जिले के गुनेरी गांव में अवस्थित है। तो गांव का नाम और लखपत, ये तालुका का नाम याद रखना जरूरी नहीं है, राज्य का नाम और स्थल कौन सा है जिसे राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, वो याद रखना जरूरी है। दूसरे टॉपिक पर चलें तो दूसरा टॉपिक है कि भारत का 98वां जो टाइगर रिजर्व है वो किसे अधिसूचित किया गया है, इस पर हम बात करेंगे। तो जो भारत ने वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। इन्वायरमेंट इकोलॉजी में बहुत बार ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, मिलान के लिए दे दिया जाता है। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी। आप इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को बहुत ही अच्छे से पढ़िए। उसका एक्सप्लेनेशन हुआ, उनके 4 ऑप्शन पर वर्क करने की ज़रूरत होती है स्मार्ट तरीके से। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर बहुत कुछ गाइड करते हैं और बहुत ही ज़्यादा अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं स्टेट पीसीएस एग्जाम, यूपी पीसीएस में। ठीक है, तो यहाँ पर जो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी, तो उस समय भारत ने 9 टाइगर रिजर्व से अपने सफ़र की शुरुआत की थी। आज वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 58 टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, तो जो 98वां जो टाइगर रिजर्व है वो मध्य प्रदेश के शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे 7 मार्च 2025 को देश का 98वां टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया। यह मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व है और इसके साथ भारत में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व वाला कोई राज्य है तो वो मध्य प्रदेश है, ये ध्यान रखिएगा। बरातापानी वन जीव अभ्यारण्य को देश का 57वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। ठीक है, ये 57वां मतलब 57 देखा जाए तो जो टाइगर रिजर्व है वो भी मध्य प्रदेश से संबंधित है, जो 58 है वो भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये पढ़ सकते हैं जो मध्य प्रदेश में 9 टाइगर रिजर्व जो अभ्यारण्य है उनका है। ठीक है, आगे बढ़ें तो गुरु घासीदास दामोर पिंगला बाघ अभ्यारण्य को देश का 56वां बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। तो 56 ये, ठीक है, 56 कहाँ से ये 56 जो है टाइगर रिजर्व, ये ध्यान रख सकते हैं, जो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, और जो 57 58 है वो मध्य प्रदेश में। ये ऐसे ही है, पढ़ सकते हैं, पूछेगा तो नहीं। आगे चलिए, तीसरा टॉपिक है इंदौर एवं उदयपुर को आर्द्र भूमि प्रमाणित शहरों की सूची में शामिल किया गया है। अब ये बैठक हुई है, मतलब आर्द्र भूमियों पर अब इस समय की अस्थायी समिति की जो 64वीं बैठक थी उसका आयोजन हुआ है ग्लैड स्विट्जरलैंड में। इस बैठक के दौरान 24 जनवरी 2025 को आर्द्र भूमि शहर प्रमाणन योजना के में 31 नए शहरों को शामिल किए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, अब आगे बढ़ें तो इस प्रकार अब तक 27 देशों में के 74 शहरों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जा चुका है। आगे बढ़ें तो यहाँ पर मैंने जो अंडरलाइन किया है वो है जनवरी 2025 में इस योजना के अंतर्गत विश्व के 31 नए आर्द्र भूमि प्रमाणित शहरों की सूची में इंदौर और उदयपुर को भी शामिल किया गया है। इंदौर मध्य प्रदेश, उदयपुर राजस्थान, और शामिल होने के बाद वैश्विक सूची में शामिल होने वाले पहले 2 भारतीय शहर हो गए हैं। पहले 2 भारतीय शहर हो गए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हैं। 2 भारतीय शहर कौन से? इंदौर और उदयपुर। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें नोट डाउन की है कि इसमें शामिल होने के बाद क्या फ़ायदा है। फ़ायदा यही है कि अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ और गवर्नमेंट से वित्तीय और तकनीकी सहायता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इको टूरिज़्म बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। लोग व पर्यावरण के बीच रिश्ता मजबूत होता है। लोग पर्यावरण के प्रति संवेदनशील और जागरूक होते हैं। ठीक है, सॉरी।
विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? मैंने इसके पिछले लेक्चर में पूछा था, यहाँ पर अब चलो जान ही लो। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 2025 के विश्व आर्द्र भूमि दिवस की जो थीम थी वो थी हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों का संरक्षण। आगे हम बात करेंगे, भारत में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 का जो समारोह है उसका आयोजन पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य में किया। यह अभ्यारण्य कहाँ है? गोंडा में है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत में चिड़ियाघर का पहला बायो बैंक की स्थापना कहाँ हुई है? तो भारत में पहली मतलब चिड़ियाघर का पहला बायो बैंक तो पश्चिम बंगाल में पद्जा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में प्रारंभ की गई है, ध्यान रखिएगा। और आगे देखें तो इसकी स्थापना विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मालिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद की साझेदारी में की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान रखना। लुप्त प्राय प्रजातियों के जंतुओं की कोशिकाओं और ऊतकों के नमूनों को संरक्षित करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है शरीर एवं स्वास्थ्य विषयक वैज्ञानिक गतिविधियों से संबंधित जो टॉपिक है उनको देखते हैं। राष्ट्रीय सोन खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान 2025-26 का शुभारंभ हुआ है। दोनों रोगों की देखिए यहाँ पर भारत ने खसरा और रुबेला को वर्ष 2026 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है, याद रखिएगा, ठीक है। इन दोनों रोगों को रोकथाम के लिए प्रभावी टीका उपलब्ध है, उसका नाम क्या है? MR वैक्सीन। तो इन दोनों जो ये लाइन है इनको ध्यान रखना जरूरी है आप लोगों के लिए। और जो मैंने रेड पेन से सर्कल किया है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ने के लिए आप पढ़ सकते हैं अपने समझ को और बढ़ाने के लिए। मैं सीधा बात यहाँ पर ये भी कर रहा हूँ कि टू द पॉइंट कि प्री एग्जाम में डायरेक्ट कैसे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। इस हेतु राष्ट्रीय सोन खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान 2025-26 की शुरुआत 24 अप्रैल 2025 को विश्व टीकाकरण सप्ताह के पहले दिन नई दिल्ली में की गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो, ठीक है, इतना ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ज़्यादा मत सोचिएगा, पढ़ना होगा तो आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो मैंने बता दिया है यही है इंपॉर्टेंट, पूछना होगा तो वहीं से पूछेगा। आगे बढ़ें, धरनी या धरणी मानव भ्रूण मस्तिष्क का डिजिटल डाटा सेट। अब मतलब IIT मद्रास भ्रूण के मस्तिष्क की सर्वाधिक विस्तृत और उच्च विवेदन क्षमता वाली 3D छवियां जारी करने वाला विश्व का पहला शोध संगठन बन गया है। कौन बन गया है? IIT मद्रास ने मानव भ्रूण के मस्तिष्क की अत्यधिक विस्तृत 3D छवियां जारी की हैं। इस प्रकार IIT मद्रास भ्रूण के मस्तिष्क की सर्वाधिक विस्तृत और उच्च विवेदन क्षमता वाली 3D छवियां जारी करने वाला विश्व का पहला शोध संगठन बन गया है, ठीक है। पूछा जा सकता है कि मानव भ्रूण मस्तिष्क का डिजिटल डाटा सेट है यह किस नाम से है? जैसे पूछ लिया किस नाम से है तो 4 नाम दे दिया, तो आपको क्या ध्यान रखना है? धरनी या धरणी। किस संस्था ने इसको विकसित किया है या बनाया है, इस पर काम किया है, तो वो IIT मद्रास है, ठीक है। आगे पूछ सकता है कि धरणी क्या है, मतलब यहाँ पर देखिए किसका 3D, किसका 3D डिजिटल मॉडल प्रस्तुत करता है? धरणी किसका 3D डिजिटल मॉडल प्रस्तुत करता है? तो मानव भ्रूण मस्तिष्क का डिजिटल डाटा सेट प्रस्तुत करता है, ठीक है। बस इससे ज़्यादा और जानने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए पूरा, कोई मतलब नहीं है। नेफीथ्रोमाइसिन प्रथम स्वदेशी एंटीबायोटिक। अब यहाँ पर पढ़ें तो जो है कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रतिरोधी संक्रमणों के उपचार के लिए विकसित भारत के पहले स्वदेशी एंटीबायोटिक को औपचारिक रूप से लॉन्च किया है। यह एंटीबायोटिक को नेफिथ्रोमाइसिन नाम दिया गया है। इस एंटीबायोटिक को जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद के सहयोग से विकसित किया गया है। और नेफिथ्रोमाइसिन को फार्मा कंपनी वाक हार्ट द्वारा मिकनाफ ब्रांड के नाम से बाजार में पेश किया गया है, ये ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। और आगे बढ़ें तो रोगाणुरोधी प्रतिरोध से निपटने के उद्देश्य से बनाया गया है इसे, ये कुछ इंपॉर्टेंट था इसमें। और आगे बढ़ें तो ये अब इसको देखिए, वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2024, 29 अक्टूबर 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2024 जारी की गई। इस प्रकार 2023 में कोविड-19 बीमारी को पीछे छोड़कर विश्व में एक संक्रामक कारक से होने वाली मृत्यु के मामले में टीबी सबसे प्रमुख कारण बन गया है। मतलब
ये इस रिपोर्ट में यह बात निकल करके आई कि 2023 में कोविड-19 बीमारी को पीछे छोड़कर विश्व में संक्रामक कारक से होने वाली मृत्यु में टीबी सबसे प्रमुख कारण बन गया है। ठीक है, आगे बात करें तो भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया है। कब तक? 2025 तक, जो कि टीबी उन्मूलन के वैश्विक लक्ष्य वर्ष 2030 से भी 5 वर्ष कम है। ठीक है, ये लाइन याद रखिएगा। अब यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ों को ग्रीन चीज़ों से अंडरलाइन किया है कि जैसे कि 9 सितंबर 2022 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया गया था। तो ये कुछ टीबी मुक्त भारत के लिए कौन से गवर्नमेंट के प्रयास हैं उनको मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है, क्योंकि मेंस का जब आंसर आप लिखते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं मदद मिलती है। आगे बात करें तो भारत ट्रैकोमा मुक्त वर्ष 2024 में भारत द्वारा एक जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रैकोमा का उन्मूलन कर दिया गया है। ठीक है, मतलब समाप्त कर दिया गया है। भारत इस उपलब्धि को प्राप्त करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का तीसरा देश बन गया है। इससे पहले नेपाल और म्यांमार द्वारा ट्रैकोमा को उन्मूलन किया जा चुका है। अब तीसरा जो बना है भारत है। ठीक है, ट्रैकोमा क्या है पढ़ सकते हैं, खूब लंबा, ये नेत्र से जुड़ी बीमारी है। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ सकते हैं और आगे बढ़ते हैं, जो हमारे काम की है, भी एग्ज़ाम नज़दीक है। आगे बढ़ें तो MBA BN एमपॉक्स का पहला टीका 13 सितंबर 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वयस्कों में एमपॉक्स से निपटने के लिए पहले टीके के प्रयोग को मंजूरी दी। अब यह अफ्रीका एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में एमपॉक्स से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। ठीक है, आगे देखें तो MBA BN का निर्माण डेनमार्क स्थित बेवेरियन नॉर्डिक एयर्स नामक कंपनी द्वारा किया गया है। और क्या काम की चीज़ें हैं। उल्लेखनीय है कि 14 अगस्त 2024 को WHO के महानिदेशक द्वारा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और अन्य देशों में एमपॉक्स के बढ़ते प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया था 2024 को। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि ये किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण अपना मतलब कदम है ये एमपॉक्स से निपटने के लिए, और किसके मतलब लेखनी की इसका निर्माण, हाँ, ये निर्माण किसके द्वारा किया गया है ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बाकी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, वैसे काम की नहीं है, एमपॉक्स के बारे में है जानकारी। आगे बढ़ते हैं। हिल कॉल हैज़ा का नया टीका 27 अगस्त 2024 को भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने हैज़ा के नए टीके को लॉन्च करने की घोषणा की। इस टीके को हिल कॉल नाम दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो चीज़ें हमने टिक की हैं आप पढ़ सकते हैं कि हिल कॉल 2 खुराकों में दिया जाने वाला टीका है या 1 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए उपयुक्त है। उल्लेखनीय की है ओरल हैज़ा टीकों की वैश्विक मांग प्रतिवर्ष 100 मिलियन खुराकों से अधिक है। यह टीका वर्ष 2030 तक हैज़ा से संबंधित मौतों को 90% तक कम करने के लिए GTFCC के लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो कुछ ये चीज़ें थी जो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। R21 मैट्रिक्स M द्वितीय मलेरिया रोधी टीका 2024 की परीक्षा में ये पूछा गया है कि ये जो टीका है किसने विकसित किया था। तो यहाँ पर देखें तो RN21 मैट्रिक्स M टीके को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की, अच्छा आज कनेक्शन मुझे लग रहा है कि मैं ज़्यादातर यहीं पे देख रहा हूँ, आप लोगों से उस तरीके से जुड़ नहीं पा रहा हूँ, ऐसा मुझे पता नहीं क्यों फील हो रहा है, और आप लोग को भी हो रहा होगा। ठीक है, मतलब आप लोग ऐसा मत कुछ महसूस करिएगा। कुल मिलाकर के ख़त्म करना है क्योंकि एग्ज़ाम 2 ही 3 दिन के बाद है। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने उन्हीं को ही अंडर हाईलाइट यहाँ पर किया है, तो उन्हीं चीज़ों पर आपको गौर करने की ज़रूरत है जब इतना एग्ज़ाम नज़दीक हो तो। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब था कि 2024 के एग्ज़ाम में UPPCS प्री में पूछा था कि ये जो R121 मैट्रिक्स M है इसे किसने विकसित किया था, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है, ये ऑप्शन में था, तो सीरम इंस्टीट्यूट। अब आगे देखें तो यहाँ पर क्या है, अब नई न्यूज़ क्या है, वो है 15 जुलाई 2024 को कोटे डी आइवर अपनी नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में R21 मैट्रिक्स M टीको शामिल करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। मतलब अभी यहाँ पर नया क्या है, नया ये है कि कोटे डी आइवर
अपने नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में R21 मैट्रिक्स एम टीके को शामिल करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। ये नया है। आगे देखें तो इस टीके का नाम R21 मैट्रिक्स एम है। यह मलेरिया का दूसरा ऐसा टीका है जिसके प्रयोग की सिफारिश WHO द्वारा की गई है। ठीक है, चलिए यही इंपॉर्टेंट था जो जानना था। बाकी पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, पढ़ते रहिए। चलिए रक्षा विज्ञान में आते हैं। रक्षा विज्ञान में देखते हैं INS अरनाला तटीय सुरक्षा में आत्मनिर्भरता का प्रतीक। अब यहाँ पर देखें तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित 8 पनडुब्बी युद्धक उथले जलपोत में से यह पहला पोत अरनाला 28 मई 2025 को चेन्नई के मेसर्स L&T शिपयार्ड कटपल्ली में भारतीय नौसेना को सौंपा गया। मतलब कि यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो 8 पनडुब्बी युद्धक उथले जलपोत में से पहला पोत अरनाला को नौसेना को सौंप दिया गया है। ठीक है, INS अरनाला का निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा लॉर्सन एंड टुब्रो शिपयार्ड के साथ सार्वजनिक निजी PPP के अंतर्गत किया गया है, सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत किया गया है। आगे देखें तो तटीय क्षेत्रों में पानी के नीचे निगरानी, मतलब इसकी भूमिका क्या होगी। तटीय क्षेत्रों में पानी के नीचे की निगरानी रखेगा, खोज एवं बचाव अभियान में काम आएगा, कम तीव्रता वाले समुद्री संचालन, तटीय पनडुब्बी रोधी युद्ध संचालन और उन्नत माइन परिचालन की क्षमता इसके अंदर शामिल है। ये सब चीज़ें जरूरी नहीं है, पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ें तो जो रुद्रास्त्र है, रुद्रास्त्र, ठीक है, मतलब एक मिनट, चलिए हाँ, तो रुद्रास्त्र देखें 11 जून 2025 को भारतीय सेना ने सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित मानव रहित हवाई यान UAV रुद्र अस्त्र या रुद्रास्त्र का राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण फायरिंग रेंज में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। मतलब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि यह सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित एक मानव रहित हवाई यान है। मानव रहित मतलब इसमें मानव नहीं है, मानव रहित हवाई यान है, जिसे कहाँ पर किया गया, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण में। ठीक है, आगे बढ़ें तो यहाँ पर यह एक हाइब्रिड ऊर्ध्वाधर टेक ऑफ एंड लैंडिंग क्षमता का एक UAV ड्रोन है, मतलब ड्रोन है जो हेलीकॉप्टर एवं विमान दोनों की क्षमताएं रखता है। यहाँ पर हेलीकॉप्टर का मैंने मतलब लिखा है कि उड़ान भर एवं उतर सकता है, हेलीकॉप्टर उड़ान भरेगा उतर सकता है, एवं विमान का मतलब उड़ान भरने के बाद तेज गति से लंबी दूरी तक उड़ सकता है। इसलिए इसे क्या कहा गया है, जो हेलीकॉप्टर एवं विमान दोनों की क्षमता अपने में रखता है। आगे बढ़ें तो ऊर्ध्वाधर टेक ऑफ एंड लैंडिंग क्षमता के कारण यह लंबवत रूप से उड़ान भर सकता है। वही बात जो मैंने ऊपर बताई है वही लिखी गई है। यह मानव रहित हवाई यान भारतीय सशस्त्र बलों की निगरानी, टोही एवं सामरिक क्षमताओं में गुणात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है। यह 170 किलोमीटर से अधिक की कुल रेंज एवं लगभग 90 मिनट की उड़ान क्षमता रखता है। ये याद रखना जरूरी है, और साथ ही साथ ये याद रखना है जरूरी है जो मैंने 1, 2, 3 करके अभी ऊपर बात की, और यह एक हेलीकॉप्टर और विमान दोनों की क्षमताएं अपने में रखता है। आगे बढ़ें तो है भार्गव अस्त्र ड्रोन रोधी प्रणाली। अब इसको देखते हैं। जो भार्गव अस्त्र है इसका जो परीक्षण है 12 एवं 13 जनवरी 2025 को उड़ीसा स्थित गोपालपुर सीवर्ड फायरिंग रेंज में किया गया। विकासकर्ता कौन है ये ध्यान रखना है। इसके विकास सोलर ग्रुप की सहायक कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। आगे बात करें तो यह 6 किलोमीटर से भी अधिक दूरी से दुश्मन के छोटे ड्रोनों को ट्रैक करने में सक्षम है। ठीक है, 6 किलोमीटर से भी अधिक दूरी के जो दुश्मन के छोटे ड्रोन होंगे उनको ट्रैक करने में सक्षम है। बस इससे ज़्यादा और कुछ खास इसमें नहीं है। ठीक है, इतना ध्यान रखना ज़रूरी है। आगे ये ध्यान रख सकते हैं कि एक ड्रोन है, एक ड्रोन विरोधी रक्षा प्रणाली है। उद्देश्य मानव रहित हवाई ड्रोन का निष्क्रियकरण करना है। आगे बढ़ें तो अफ्रीका भारत बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास 2025, ये ध्यान रख लीजिएगा।
तंजानिया के दार एस सलाम में आयोजित पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। तंजानिया जो है अफ्रीका महाद्वीप का जो पूर्वी तट पर स्थित ये देश है, और अक्सर ज्योग्राफी में भी क्वेश्चंस मैप बेस्ड जो बनते हैं वो अफ्रीका महाद्वीप के जो तटीय देश हैं पूर्वी और पश्चिम में, वहाँ से राजधानी और तमाम तरीके के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो ये आपको आइडिया लग जाएगा। तो तंजानिया के दार एस सलाम में आयोजित यह पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। ठीक है, तो ये अफ्रीका इंडियन की मैरीटाइम इंगेजमेंट, ठीक है, 2025 की सह मेज़बानी भारत और तंजानिया द्वारा की गई है। मतलब जो मेज़बानी की गई है वो भारत और तंजानिया द्वारा दोनों के द्वारा की गई है। इसमें टोटल 10 देश शामिल थे। ठीक है, नाम याद रखना जरूरी नहीं है। चलिए बस, और कुछ खास इसमें नहीं है। यहाँ पर ये पढ़ सकते हैं कि इस अभ्यास के समांतर भारतीय नौसेना ने इंडियन ओशन शिप सागर नामक एक पहल भी शुरू की, जो हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन सागर नीति के 10 वर्ष पूर्व होने पर संचालित की गई। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था। आगे चलें। MRSAM रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण। मध्यम दूरी की सतह से हवा मिसाइल एक उन्नत एंटी एयरक्राफ्ट रक्षा प्रणाली है जिसे भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के संयुक्त रूप से विकसित किया है। तो यहाँ पर जो ध्यान रखना है वो क्या है, यह सतह से हवा में मतलब वार करने वाली एक ये मिसाइल है, रक्षा प्रणाली है, जिसे भारत के DRDO द्वारा इजराइल के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। ठीक है, जो स्वदेशी, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ध्यान रखिएगा, जो स्वदेशी आकाश प्रणाली जो 25 किलोमीटर तक और आयातित लंबी, आयातित का मतलब रसिया द्वारा ली गई S-400 के बीच की आवश्यक क्षमता का अंतराल को भरती है। आगे देखें तो ये सभी परीक्षण ओडिशा के समुद्री तट के निकट स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप में संपन्न किए गए। तो इम्पोर्टेंट यही था, पढ़ सकते हैं ये भी। आगे चलते हैं। स्टेल्थ फ्रिगेट तपस्या का जल अवतरण हुआ है। भारत में निर्मित दूसरे स्टेल्थ फ्रिगेट तपस्या का जल अवतरण संपन्न हुआ। और यह युद्धपोत रूसी तकनीकी हस्तांतरण एवं सहयोग से भारत में निर्मित उन्नत फ्रिगेट है। इस अनुवर्ती श्रृंखला का भारत में निर्मित पहला युद्धपोत जो था वो त्रिपुट था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ें तो उल्लेखनीय है कि युद्धपोत तपस्या का नामकरण महाभारत के महान योद्धा भीम की गदा के नाम पर किया गया है, जो भारतीय नौसेना की ताकत एवं बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। लगभग 36,000 टन की विस्थापन क्षमता के साथ ये पोत अधिकतम 28 नॉट की गति से गति प्राप्त करने में सक्षम है। इस पोत को शत्रु के सतही पोतों, जो सतही पोत हैं मतलब समुद्र के सरफेस पर जो चलने वाले जो पोत हैं, जो पनडुब्बी हैं एवं जो विमानों के विरुद्ध युद्ध अभियानों के संचालन हेतु डिजाइन किया गया है। ठीक है, इतना जरूरी था, ये सब नहीं है। आगे बढ़ते हैं। INS वर्षा क्या है? INS वर्षा भारत की पूर्वी तटरेखा पर आंध्र प्रदेश में निर्माणाधीन एक अति गोपनीय नौसैनिक अड्डा है। अति गोपनीय नौसैनिक अड्डा है जिसका उद्देश्य भारतीय नौसेना की परमाणु संचालित पनडुब्बी बेड़े को आश्रय स्थल प्रदान करना है। ठीक है, आगे बढ़े तो यह वर्ष 2026 तक इसके प्रारंभ होने की लक्ष्य है। ये मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है और उम्मीद है कि ना भी पूछे, फिर भी आप अपने आप से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आप पढ़ना भी होगा तो जो मैंने ये अंडरलाइन किया है यही पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ें तो NASMSR का सफल परीक्षण। 25 फरवरी 2025 को भारत ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में अपनी तरह की पहली स्वदेशी नौसैनिक एंटी-शिप मिसाइल सॉल्ट रेंज जो है का सफल परीक्षण किया। यह जो मिसाइल है कि अधिकतम मारक जो सीमा है वो 55 किलोमीटर है। यह सब सोनिक गति से लक्ष्य तक पहुंचती है। मिसाइल में मैन इन लूप का अद्वितीय फीचर है जो उड़ान के दौरान लक्ष्य पुनर्निर्धारण की क्षमता प्रदान करती है। ठीक है, मतलब जो उड़ान के दौरान लक्ष्य का पुनर्निर्धारण करने की यह क्षमता रखती है, ये ध्यान रखना जरूरी है। आगे बढ़ें तो भविष्य में इसे नौसेना के नए अमेरिकी MH-60R सी हॉक तथा स्वदेशी HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर पर भी एकीकृत करने की योजना है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा।
बाकी भाई एकदम मैं सीरियस होके कह रहा हूँ कि ये सब प्रश्न यहाँ से नहीं बनने वाले, ठीक है। जो हाईलाइट किया हूँ उसको बहुत ही गौर से और बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत होगी। आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागसीर, इनको थल सेना दिवस के अवसर पर राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है, ठीक है। इन दोनों युद्धपोतों, कौन से दो युद्धपोत, आईएनएस सूरत और नीलगिरी, और पनडुब्बी का निर्माण भारत में हुआ है, मतलब वागसीर, इसका निर्माण भारत में हुआ है, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता का प्रमाण देता है। आईएनएस सूरत जो है प्रोजेक्ट 15B गाइडेड मिसाइल विध्वंस की परियोजना के तहत निर्मित विशाखापत्तनम श्रेणी का यह चौथा और अंतिम युद्धपोत है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। प्रोजेक्ट का नाम याद रखना है। इस निर्माण भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिज़ाइन ब्यूरो एवं मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के संयुक्त सहयोग से किया गया है, ठीक है। आगे जो ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ सकते हैं कि ध्यातव्य है कि प्रोजेक्ट 15B की श्रृंखला के अन्य 3 जो हैं उनका नाम लिखा गया है, पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे है उल्लेखनीय कि यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, टारपीडो एवं जहाज रोधी मिसाइलों सहित अत्याधुनिक हथियारों से सुसज्जित है। कौन? आईएनएस सूरत, ठीक है। आईएनएस नीलगिरी में इतना जानिए कि ये प्रोजेक्ट 17A स्थल और फ्रिगेट परियोजना के 7 युद्धपोतों की श्रृंखला का यह पहला युद्धपोत है। युद्धपोत डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा डिज़ाइन एवं माझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। आईएनएस वागसीर प्रोजेक्ट 75 स्कॉर्पिन परियोजना की कलवारी श्रेणी की छठी एवं अंतिम पनडुब्बी है, जिसका निर्माण फ्रांस के नेवल ग्रुप के सहयोग माझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। बस इतना, ज़्यादा और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। आइए आगे बढ़ें तो आईएनएस तुसिल भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है, यह क्या है इसको देखते हैं। आईएनएस तुसिल भारतीय नौसेना में का नवीनतम बहुउद्देशीय और राडार की पहुंच से बच निकलने में सक्षम ये फ्रिगेट है। यह जो पोत है वो निर्देशित मिसाइल से लैस है। उल्लेखनीय सी नवीनतम पोत का नाम तुसिल है, जिसका अर्थ है रक्षा कवच, ठीक है। आगे यह पोत का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? निर्भय, अभेद और बलशील, ये ध्यान रखना है। आईएनएस तुसिल उन्नत गैस टरबाइन प्रणोदन संयंत्र द्वारा संचालित है, ये ध्यान रखना है। और इस पोत को पश्चिमी नौसेना कमान के अंतर्गत भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े में तैनात किया जाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, ख़त्म ही होने वाला है, 4-5 पेज और हैं, इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हम लोग करते जा रहे हैं। K4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण। इस मिसाइल को बंगाल की खाड़ी में स्थित आईएनएस अरिघात नामक एक नाभिकीय पनडुब्बी से दागा गया, ठीक है। किसको दागा गया? K4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया और इससे बंगाल की खाड़ी स्थित आईएनएस अरिघात नामक एक नाभिकीय पनडुब्बी से इसे दागा गया। इस परीक्षण से भारत उन चुनिंदा देशों के में शामिल हो गया जो भूमि, वायु, जल के नीचे से परमाणु मिसाइल को दागने में क्षमता से लैस है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है, ठीक है। ये मिसाइल भी इंपॉर्टेंट हो जाती है K4। आगे बात करें तो K4 बैलिस्टिक मिसाइल लगभग 3500 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम है, ध्यान रखिएगा। भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल, डीआरडीओ द्वारा भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया गया है। कहाँ से किया गया है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। यह हाइपरसोनिक मिसाइल 1500 किलोमीटर से अधिक दूरी तक मार करने में सक्षम है। यह पूरी तरीके से यह स्वदेश विकसित मिसाइल है, ठीक है। हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में पढ़ सकते हैं। आगे बात करें तो जो है LRLACM का प्रथम उड़ान परीक्षण डीआरडीओ द्वारा का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया गया, ठीक है। LRLACM किया गया। और यहाँ पर जो ध्यान देने की चीज़ है वो ये है कि यह परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया। यह परीक्षण एक मोबाइल आर्टिकुलेटेड लॉन्चर द्वारा किया गया। मोबाइल का मतलब एक जगह से दूसरी जगह इसको क्या किया जा सकता है? ले जाया जा सकता है, ठीक है। कहाँ है प्रथम उड़ान? हाँ, ठीक है, ले जाया जा सकता है। और आर्टिकुलेटेड का मतलब होता है मिसाइल कंटेनर, उसे ऊपर नीचे दाएं बाएं घुमाया जा सकता है। मतलब आर्टिकुलेटेड का मतलब क्या होता है कि मिसाइल कंटेनर जो है उसे ऊपर नीचे दाएं बाएं घुमाया जा सकता है।
और LRLACM का पूर्ण रूप जो है वो क्या है, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। और इसका विकास वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान बंगलुरु द्वारा किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है मोजाम्बिक को 2 इंटरसेप्टर पोतों की आपूर्ति की गई। मोजाम्बिक और अभी इसके पहले तंजानिया का नाम हमने पढ़ा था ना, तंजानिया था कि क्या था उसका नाम, 1 मिनट, 1 सेकेंड, मोजाम्बिक और हाँ तंजानिया। तो ध्यान रखना है, जो तंजानिया और मोजाम्बिक ये एक दूसरे से सीमा साझा करते हैं, बात आप लोग शायद देख लीजिएगा। और ये भी मोजाम्बिक जो है अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी तट पर है। तो भारत सरकार द्वारा मोजाम्बिक को 2 तीव्र गति से चलने वाले इंटरसेप्टर पोत दिए गए। तो पूछा जा सकता है कि हाल ही में 2 तीव्र गति से चलने वाले इंटरसेप्टर पोत दिए गए, किस देश को दिए गए। अब पता चला पड़ोसी देशों, मोजाम्बिक, तंजानिया नाम दे दिया, फिर इसके बाद आपको दे दिया मालदीव का नाम दे दिया, फिर ऐसे ही एक पड़ोसी देश किसी का नाम दे दिया देगा। एग्ज़ाम क्वेश्चंस पेपर जो बनाने वाला वो भी जान रहा है कि बच्चे पैटर्न को समझ रहे हैं, तो वो भी आसपास के पड़ोसी देशों का नाम दे देगा और दक्षिण अफ्रीका के कुछ देशों का नाम दे देगा जहाँ से अक्सर क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ध्यान रखना है मोजाम्बिक, ठीक है। चलिए बस इससे ज़्यादा और नहीं पूछेगा। अब वसोराट्स का सफल उड़ान परीक्षण, इसको देख लेते हैं। बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है ये, बस इससे ज़्यादा और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इतना ध्यान रखिएगा, डीआरडीओ द्वारा वसोराट्स के 3 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किए गए। यह मानव द्वारा वहनीय सतह से हवा में मार करने वाली रक्षा प्रणाली है, सतह से हवा में डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई है, बस। और इसके बाद ये एक आपने पढ़ ही लिया, बस इतना ये पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोरावर हल्का युद्धक टैंक, डीआरडीओ द्वारा भारत के हल्के टैंक का विकासात्मक फील्ड फायरिंग परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। भारत के इस हल्के टैंक को जोरावर नाम दिया गया है। यह दुर्गम क्षेत्रों में, जैसे पहाड़ी क्षेत्र हैं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में सुरक्षा का काम करेगा, सुरक्षा को मजबूत करेगा, ठीक है। जोरावर टैंक को पहाड़ी क्षेत्रों में द्रुत गति और उच्च गतिशीलता से तैनात किए जाने हेतु डिजाइन किया गया है। और इस हल्के टैंक का परिवहन वायु मार्ग से किया जा सकता है और यह उभयचर संचालन में सक्षम है। उभयचर मतलब पहला तो नंबर ये, टैंक का परिवहन वायु मार्ग से किया जा सकता है। दूसरा ये उभयचर संचालन में सक्षम है। उभयचर संचालन का मतलब पानी और थल, मतलब जल और थल दोनों जगह इसका संचालन ये हो सकता है। आगे बात करें तो BLSRSAM का सफल परीक्षण किया गया, डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। ये है क्या, इसको देखिए। यह एक मिसाइल है। मिसाइल ने उच्च गति वाले हवाई लक्ष्य का अवरोधन कर लक्ष्यों को बेअसर करने में अपनी सटीकता और क्षमता का प्रदर्शन किया। जो उल्लेखनीय है कि BLSRSAM का पूर्ण रूप जो है, मतलब जो फुल फॉर्म है वो क्या है, इस तरह हिंदी में, ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपित की जाने वाली लघु दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। ध्यान रखिएगा, सतह से हवा में, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। और यह जो मिसाइल है एक पोत से दागी जाने वाली हथियार प्रणाली है, जिसका उद्देश्य निकट दूरी पर स्थित विभिन्न इकाई खतरों से बेअसर करना है। आगे बढ़ें तो है मलापे और मुल्की का जल अवतरण हुआ है। और इस परियोजना के मतलब ASW और SWC, ठीक है, परियोजना के चौथे और 5वें पोतों मालपे और मुल्की का कोच्चि में जल अवतरण किया गया है, मतलब जल में उतारा गया है। और उल्लेखनीय कि इस परियोजना के सभी पोतों को कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित एवं विकसित किया जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। 30 अप्रैल 2019 को केंद्रीय रक्षा मंत्रालय और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के मध्य पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता वाले उथले जल के संचालन करने में सक्षम 8 पोतों के निर्माण हेतु अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है।
आगे बढ़ते हैं, अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण। उल्लेखनीय है कि अग्नि 4 जो है मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। सतह से सतह पर मार करने वाली यह मिसाइल की मारक क्षमता जो है 4000 किलोमीटर है, ये ध्यान रखिएगा। यह मिसाइल ठोस ईंधन प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित है। इस मिसाइल अत्याधुनिक उड़ान प्रणाली और 5वीं पीढ़ी की कंप्यूटर प्रणाली से सुसज्जित है। आगे बात करें तो ध्यातव्य है कि अग्नि भारत द्वारा विकसित मध्यम से अंतर महाद्वीपीय रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों की एक श्रृंखला है। अग्नि श्रृंखला की समस्त मिसाइलें सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। INS अरिघात भारतीय नौसेना में शामिल हो चुका है। INS अरिघात भारत की दूसरी स्वदेश निर्मित परमाणु पनडुब्बी है। ठीक है, INS अरिघात नाभिकीय सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस पनडुब्बी है, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो मैंने अंडरलाइन किया है इसको आप पढ़ लीजिएगा। आगे INS अरिघात थल और आकाश के बाद जल के भीतर में परमाणु वार करने वाली भारत की परमाणु त्रयी क्षमता को और अधिक मजबूती प्रदान करेगी। INS अरिघात जो है थल आकाश के बाद जल के भीतर परमाणु वार करने वाली भारत की परमाणु त्रयी क्षमता की ओर अधिक मजबूती प्रदान करेगी, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। गौरव लंबी दूरी का एक ग्लाइड बम है और जिसे गौरव नाम दिया गया है। एक लंबी दूरी के ग्लाइड बम का पहला उड़ान परीक्षण हो चुका है और इसे गौरव नाम दिया गया है। उल्लेखनीय की है, गौरव एक वायु से लॉन्च किया जाने वाला ग्लाइड बम है, मतलब एक वायु द्वारा इसे छोड़ा जा सकता है और ये सटीक अपने लक्ष्य पर जाकर के भेदेगा। ठीक है, इस बम को हैदराबाद स्थित अनुसंधान केंद्र इमारत द्वारा। ठीक है, अब देखिए, प्रमुख युद्ध अभ्यास 2024-25 ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने जितनी भी हाईलाइट की हैं बिल्कुल उस चीज़ को आप भी हाईलाइट करिए और पढ़ लीजिए। ठीक है, शक्ति पूछ लेगा कि युद्ध अभ्यास शक्ति किन दो देशों के बीच हुआ है, तो ये याद रखिएगा। विशेषता पूछ सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो मैंने अंडरलाइन की है, हाईलाइट की हैं, आप भी कर लीजिए। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आप लोग भी हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है, इन सभी चीज़ों को, और इनको पहले पढ़िएगा, फिर इसके बाद जो बचता है उस पर ध्यान दे देना है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।